नमस्ते, मैं डॉक्टर संपतराम रेगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में अरस्तु के नागरिक संबंधी विचार एवं न्याय संबंधी विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार की। अरस्तु राज्य को नागरिकों का समुदाय मानता है या नागरिकों का समुदाय है, किंतु नागरिक किसे कहते हैं बात यह आती है और इस बात को किस प्रकार से उस समय स्पष्ट किया गया है। तो अरस्तु ने इसका उत्तर पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में दिया है। उसने इस विषय में उस समय जो प्रचलित मत थे, जो राय थी, उन रायों का खंडन किया है। और वो खंडन किस प्रकार से किया गया है। पहली बात यह है, जो पहला खंडन है वो विकासमूलक मत का है। विकासमूलक मत क्या कहता है, किस प्रकार से नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, इस बात का वो खंडन करता है। तो यहाँ पे निवासमूलक मत में अरस्तु ये कहता है कि नागरिकता किसी विशेष राज्य या स्थान में निवास से नहीं मिल सकती है। यदि ऐसा होता तो किसी राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी और दास को उसके नागरिक समझे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो मत था, दूसरी जो बात थी, बात का खंडन किया है, वो यह है कानूनी अधिकार मूलक मत। इसमें अरस्तु ने बताया कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति भी नागरिक नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि संधि द्वारा ये अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है। तीसरा जो खंडन था वो यह है वंश परंपरा मूलक मत। इस वंश परंपरा मूलक में किसी नागरिक की संतान होने पे भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक है, हो सकता है, किंतु नए राज्यों के प्रारंभिक नागरिकों पर लागू इस प्रकार का नहीं किया जा सकता है। तो अतः नागरिकता का निर्धारण निवास, कानूनी अधिकार या जन्म द्वारा नहीं होता है। इन तीनों मतों का अरस्तु ने खंडन किया। अब अरस्तु क्या कहता है आगे। अरस्तु के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में, यानी स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में राजकीय पदों के ग्रहण करने में भाग लेता हो, वो कहलाएगा। इसके साथ ही लोकतंत्र के लिए वह लक्षण, इस लक्षण को कुछ अधिक स्पष्ट बताते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा कानून पर यानी विचार संबंधी कार्यों में कुछ समय के लिए वो भाग लेता हो। यानी कुल मिलाकर के वो नागरिक कहलाएगा जो न्याय संबंधी या प्रशासन संबंधी कार्य में भाग लेता हो, उसको नागरिकता मिलेगी। अरस्तु की ये परिभाषा यूनानी राज्यों के तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार है। यानी ये जो उपरोक्त सारांश है नागरिकता का, जो आज से बताया गया है, ये तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अरस्तु ने इन बातों पे जोर दिया, खंडन किया गया है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इक्लेशिया नाम एक सभा होती थी और उस सभा में 18 वर्ष तक वयस्क नागरिक इसके सदस्य हुआ करते थे, तथा न्याय कार्य के लिए 30 वर्ष की या इससे अधिक अवस्था वाले नागरिकों की हेलिया नामक एक सभा होती थी, हेलिया। तो अरस्तु के मतानुसार इन दोनों सभाओं के कार्य में भाग लेने वाला, यानी इक्लेशिया और हेलिया, ये दो सभाएं होती थी। तो इन दोनों सभाओं में भाग लेने वाले, इन सभाओं के कार्यों में भाग लेने वाला, न्याय और प्रशासन में प्रत्यक्ष भाग लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक कहला सकता था। अरस्तु नागरिक पर विचार वर्तमान विचार से बहुत भिन्न है। यानी अरस्तु के जो विचार हैं वो वर्तमान विचार से बहुत भिन्न है। उसका नागरिक वर्तमान नागरिक की भांति चुनाव के समय से ही अपना वोट देने वाला नहीं है, किंतु शासन के कार्यों में वास्तविक भाग लेने वाला, बारी बारी से शासक और शासित बनने वाला तथा न्याय और कानून के निर्माण के कार्यों में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है, वो ये मान के चलता है। ऐसा भाग
वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास पर्याप्त अवकाश हो, जिन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए धन कमाने के कार्यों में व्यस्तता न रहना पड़ता हो। यानी ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है और जिसके पास समय नहीं है वो नागरिक कहलाए। जिसके पास धन भी है और जिसके पास समय भी है और शासकीय कार्यों में भाग भी लेता है तो वो व्यक्ति नागरिक कहलाता है, वो व्यक्ति नागरिक है और उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो यूनानी नगर राज्यों में वहाँ के नागरिक आजीविका की चिंता से मुक्त होकर के शासन कार्यों के लिए अपना पूरा समय दे सकते थे, क्योंकि वहाँ के आर्थिक उत्पादन के सभी कार्य खेती और खानों में, सोने चांदी की खानों में काम करने वाले आदि निकालने वाले, काम करने वाले दासों से कराए जाते थे। इसलिए जो अपर लोग थे जिनके पास में पैसा और समय था वो नागरिक कहलाते थे, और जो लोअर थे यानी जो मजदूर थे जिनके पास समय नहीं है शासन और न्याय के कार्यों में भाग लेने के लिए, उनको नागरिकता नहीं दी जाती थी। नागरिकता के संबंध में शासन और न्याय के कार्यों में वास्तविक भाग लेने का ऊंचा आदर्श रखने के कारण इन कार्यों में भाग नहीं लेने वाले व्यक्तियों को अरस्तु ने नागरिकता से वंचित कर दिया। जो इसमें भाग नहीं लेगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसी के आधार पर उसने कारीगरों, मजदूरों को नागरिक नहीं माना, क्योंकि ये नागरिक नहीं है, क्योंकि इनके पास समय नहीं है और धन भी नहीं है। तो ये मानते हैं कि भाई इनके पास में न तो शासन करने की योग्यता होती है और न ही इनके पास में समय है, इसलिए इनको नागरिकता नहीं दी जा सकती। अरस्तु का ये विश्वास था, अरस्तु ये मान के चलता था कि शारीरिक श्रम आत्मा के अनुदार तथा उच्च गुणों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। अरस्तु का ये मानना है, ये विश्वास है कि जो शारीरिक श्रम करता है उसकी आत्मा के अनुदार और उच्च आदर्शों के अनुपयुक्त वो उसको बनाती है। इस प्रकार से उसने राज्य में रहने वाले बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग को, मजदूरों, उसमें साथ साथ किसानों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया कि इनके पास में न तो समय है और न ही पैसा है, तो इसलिए इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अरस्तु के नागरिकता के दोष। अरस्तु ने ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी नागरिकता में दोष है। तो पहला दोष की अगर हम बात करें तो ये लक्षण वर्तमान युग की दृष्टि से अति और अनुदार और अभिजातंत्रीय यानी एरिस्टोक्रेट्स हैं। वर्तमान समय में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाले विशाल राज्यों पर लागू नहीं हो सकता, पहला दोष। दूसरा दोष यह है कि यह लक्षण केवल उन्हीं राज्यों में लागू हो सकता है जहां शासन और न्याय के कार्य सभी नागरिक करते हों, यानी उसमें सब लोग भाग लेते हों, किसी प्रकार का कोई उनमें अंतर प्रतीत नहीं होता हो। वर्तमान राज्यों में ऐसा न होने से यह लक्षण इन पर लागू नहीं हो सकता है। तो ये भी दोष बहुत बड़ा दोष है। तीसरा दोष यह है कि इससे अधिकांश जनता नागरिक अधिकारों से वंचित हो सकती है। इस प्रकार की अगर व्यवस्था लागू करें तो बहुत सारा समुदाय तो नागरिकता से बाहर ही हो जाएगा, उसको नागरिक कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समय और पैसा का अभाव है, इसलिए वो लोग, मजदूर लोग तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा दोष है। अगला दोष यह है कि इस लक्षण के अनुसार विदेशों में बसाए गए उपनिवेशों की समुचित जनता भी इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि शासन सभा और न्यायालयों की सदस्यता उपनिवेशों में रहने वाले व्यक्तियों तक विस्तीर्ण नहीं की जा सकती, वहाँ तक नहीं पहुँचाई जा सकती, इसलिए भी इसमें दोष है। अगला दोष, इसमें नागरिकता का अधिकार मुट्ठी भर धनी लोगों को ही दिया जाएगा, यानी कि सबको नहीं दिया जा सकता। अरस्तु ये कहता है कि भाई ये नागरिकता सब लोगों के लिए नहीं है। जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और साथ साथ में उनके पास में समय भी है और उनके पास में धन भी है, तो वही लोग नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। मजदूर और कारीगर, व्यापार जिनके पास में समय नहीं है वो इस नागरिकता के ग्रहण करने के अधिकारी नहीं है। तो ये इस प्रकार से अरस्तु ने की नागरिकता के जो दोष हैं वो दोषों के बारे में हम बात किए हैं। वे ये सब कानूनों का निर्माण अपने वर्ग के हितों की दृष्टि से करेंगे। इनका दुष्परिणाम निर्धन वर्गों को भोगना पड़ेगा। राज्य का लक्ष्य है कि अधिकांश व्यक्तियों का हित साधन है, यानी राज्य का जो नेचर है, जो लक्षण है, वो ये कहता है कि मेरे अंदर रह रहे अधिकांश व्यक्तियों का हित होना चाहिए, वो मेरा एक साधन है। ये तभी संभव है जब इसमें अधिकांश व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सके, यानी अधिक से अधिक व्यक्ति इसमें भाग लेंगे तभी जाकर के ये उपयुक्त समझा जाएगा। इसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा।
अरस्तु की इस व्यवस्था में शासन करने वाले शक्ति मुट्ठी भर व्यक्तियों तक सीमित होने के कारण बहुसंख्यक जनता के शोषण का साधन ये बन सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। इन दोषों के होते हुए भी, यानी इतने दोष होने के बावजूद भी, अरस्तु का नागरिकता का विस्तार आधुनिक विचारों की अपेक्षा अधिक उदात्त है। वह प्रत्येक नागरिकों के लिए शासन में भाग लेना आवश्यक समझता है। यानी जो मुख्य रूप से जो बात सामने आई वो ये आई कि अरस्तु का ये कहना है कि शासन के कार्यों में सभी को भाग लेना चाहिए, क्योंकि सबको भाग लेना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। तो ये अरस्तु के नागरिक संबंधी विचार थे। दूसरा जो टॉपिक आता है वो न्यायिक विषय विचार है। न्याय के संबंधी अरस्तु की क्या धारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो की भांति भी अरस्तु न्याय को राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जैसे कि प्लेटो ने न्याय को महत्वपूर्ण माना, उसी प्रकार से उनके शिष्य अरस्तु ने भी न्याय को एक महत्वपूर्ण मानता है। किंतु दोनों के स्वरूप में कुछ भिन्नता है। दोनों के नेचर में, न्याय के नेचर में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है, तो यहाँ हम उस अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। प्रत्येक व्यक्ति के न्याय प्रिय होते हैं। यह आवश्यक है कि वह अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति नैतिक कर्तव्यों को पूरा पालन करे। न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अरस्तु ने इसके दो अंतर बताता है या दो भेद करता है। पहला भेद यह है, क्या है कि पहला भेद सामान्य न्याय का है, यानी जनरल जस्टिस का है। उसमें इसने बताया कि इससे ये उसका आशय पड़ोसी के प्रति किए जाने वाली भलाई के सभी कार्यों से है। अच्छाई के सब कार्य सभी सद्गुणों और संपूर्ण साधुता को इंगित करता है। अरस्तु का ये सामान्य सिद्धांत समझा गया है। दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय में इसका संबंध भलाई के विशेष रूपों से है, जिसके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हुए इसका व्यवहार करें। और इसको अरस्तु ने पुनः दो भागों में वो बांटता है। जो विशेष न्याय है उसको अरस्तु पुनः दो रूपों में बांटता है। पहला रूप वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ ये होता है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीति के पदों, यानी नागरिकों के राजनीति के जो पद हैं उन पदों, साथ सम्मानों तथा अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से करें। क्योंकि इसके विषम वितरण अर्थात किसी विशेष वर्ग को ही सभी राजकीय पदों के लिए दिए जाने से राज्य में गंभीर दोष उत्पन्न हो सकता है। यानी असमान वितरण होगा न्याय का तो उसमें गंभीर दोष आ सकते हैं। अतः अरस्तु इन्हें अनुपातिक समानता के आधार पर वितरणात्मक करना चाहता है और इसी को उन्होंने वितरणात्मक न्याय कहता है। दूसरा जो अंतर है वो यह है, दूसरा जो रूप है वो यह है संशोधनात्मक न्याय। ये न्याय एक नागरिकों के दूसरे नागरिकों के साथ परस्पर संबंध को नियंत्रित करता है। राज्य के विभिन्न सदस्यों को पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करके उनका संशोधन करता है। ये व्यवहार में ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी दो प्रकार के, ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से दो प्रकार के ये होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु के न्याय के विचारों में भेद। ये कई प्रकार के भेद हैं, कई प्रकार के अंतर हैं। प्लेटो न्याय के संबंध में क्या सोचता है, अरस्तु न्याय के संबंध में क्या सोचता है, इसमें किस प्रकार से भेद पाया जाता है, उन भेदों का हम यहाँ अंतर स्पष्ट करेंगे। प्लेटो के अनुसार या प्लेटो के मतानुसार न्याय का अर्थ व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में अपनी निश्चित कार्य करना। यानी प्लेटो ये कहता है कि न्याय का अर्थ यह है कि व्यक्तियों द्वारा अपनी योग्यता, यानी वो व्यक्ति कितनी योग्यता रखता है उसके अनुसार राज्य में अपने निश्चित कार्य करना। कि वो किस ग्रुप में जाएगा, वो श्रमिक समुदाय में रहेगा या सैनिक समुदाय में रहेगा, सैनिक वर्ग में रहेगा, या फिर वो शासक या दार्शनिक वर्ग में जाएगा। तो अब वो जाता है तो ये न्याय कहलाता है। परंतु अरस्तु
का विचार अलग है। अरस्तु वितरणात्मक न्याय का अर्थ यह है कि राज्य को प्रदान की गई अपनी व्यक्तिगत योग्यता धन राशि के आधार पर उससे पद और धन ग्रहण करता है, यानी उसकी योग्यता है उस अनुसार वो पद और धन ग्रहण करेगा। दूसरा जो अंतर है दोनों में, न्याय से संबंधित दूसरा जो अंतर है, तो वहाँ पे प्लेटो के न्याय का विचार कर्तव्य मूलक है, यानी अपनी मोरल ड्यूटी करता रहे, वो वही न्याय है। वह राज्य की विभिन्न श्रेणियाँ, यानी श्रमिक श्रेणी, सैनिक श्रेणी और दार्शनिक श्रेणी, यानी विविध श्रेणियों के प्रकारों में अपना कर्तव्य को मानता है। किंतु अरस्तु का ये विचार अधिकार मूलक है। वह राज्य के प्रति कार्यों की अनुपातिक समानता के आधार पर नागरिकों को ये पद और सम्मान प्रदान करता है। तीसरा जो अंतर है वो अरस्तु ने न्याय की कल्पना प्लेटो की कल्पना की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और विशद की है, और प्लेटो केवल न्याय के सामान्य रूप में वर्णन करता है, किंतु अरस्तु का जो विचार है या अरस्तु उसके उपयुक्त विभिन्न विविधों का या अंतर द्वारा उनके स्वरूपों का पर अधिक प्रकाश वो डालता है कि किस प्रकार से उसके स्वरूप हैं। ये दोनों में अंतर है। धन्यवाद।